हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए ज्योग्राफ़ी का रिवीजन शुरू किए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी अब हम लोग शुरू किए हैं, उसके बाद इंडियन भी शुरू करेंगे। तो इसका 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख लीजिए। ये चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी सारे सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, लेकिन अभी आप ज्योग्राफ़ी का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में होता है कन्फ्यूज़न। एग्ज़ाम में आप जब कम रिवीजन करके जाते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ए नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और अगर आप ये सारे वीडियो सीरीज़ को देखते रहते हैं, हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा। और जो चीज़ हम आपको कहे कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि वही सारा फैक्ट्स आप भूल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उसमें इससे पहले का सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, रिवॉल्यूशन, रोटेशन क्या होता है। अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन होता है, यानी परिभ्रमण। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण होता है, ठीक है। मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था, ठीक है। तो मानव द्वारा भेजा गया पृथ्वी की कक्षा में जो गया था वह स्पुतनिक था। जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनेस था, जिसे वेनस पर यानी शुक्र पर भेजा गया था, ठीक है। वेनेस जो था वेनस यानी शुक्र पे भेजा गया था। वह ठोस अवस्था में रहते हैं। तो मानव द्वारा भेजा गया पृथ्वी पर, याद रखिएगा, स्पुतनिक था पृथ्वी की कक्षा में। और किसी अन्य ग्रह पर, तो शुक्र पर भेजा गया था, वह वेनेस था, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं। जैसे देखिए, ये सूरज है, यहाँ पर मार्स के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और यहाँ पर जुपिटर, ठीक है, यानी कि बृहस्पति। तो यहाँ पर कुछ आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। इसी को एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो यह ग्रहों के टूटे भाग हैं, लेकिन यह इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहीं पर टिका हुआ रह जाता है। और कई बार क्या होता है, यही मंगल इसको आकर्षित कर लेता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है, और यह इन सब चीज़ों पे गिर जाता है, ठीक है। यानी इन सारे ग्रहों पे वह गिर जाता है। तो यह उल्का पिंड होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? अभी क्षुद्र ग्रह। जब यहाँ पर टिका हुआ है, केवल रुका हुआ है, तो उसको क्षुद्र ग्रह कहेंगे। लेकिन जब वह गिर जाएगा तो उसको उल्का पिंड कहेंगे, ठीक है। जब वह गिर रहा होगा तो उसको उल्का कहेंगे, लेकिन जब गिर जाएगा उसको उल्का पिंड कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उल्का पिंड के प्रभाव। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण रेड रेन होती है। तो जैसे पृथ्वी के चारों तरफ तो वायुमंडल है, तो जब यह इसके अंदर घुसते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो यह इतना घर्षण होता है, तेज घर्षण होता है कि यह चूर्ण बन जाता है, यानी टूट जाता है, जिसके कारण रेड रेन होती है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, और रेड रेन होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ गिर रहा होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। और द्रव्यमान बढ़ जाने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। इसके गिरने से क्या होता है, जब द्रव्यमान पृथ्वी का बढ़ जाएगा तो घूर्णन गति भी कम पड़ जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन करती थी। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। 18 अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे की थी, ठीक है। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी है, जिससे हम 23.5 डिग्री की गणना करते हैं।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि 900 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता था कि 18 घंटे का दिन होता था, और 41,000 वर्ष पूर्व यह पृथ्वी जो थी वह केवल 21 डिग्री झुकी हुई थी, लेकिन अभी 23.5 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, एस्ट्रॉयड समझ गए। अब धूमकेतु समझते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, कॉमेट। ठीक है, ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो पुच्छल तारा क्या होता है? धूल कण होता है। ठीक है, धूल कण का एक गोला रहता है। ठीक है, ऐसे पूछ टाइप का बना रहेगा। ठीक है, तो यह सूरज के सामने रहेगा और यह सूरज के विपरीत दिशा में रहेगा। ठीक है, परवलयाकार पथ पे यह घूर्णन कर रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुच्छल तारा की खोज टाइको ने की थी। ये जरूर याद रखिएगा, पुच्छल तारे की खोज टाइको ने की थी। पुच्छल तारे की खोज टाइको ने की थी। पुच्छल तारा भी सूर्य के चक्कर लगाता है, किंतु यह दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे है। यानी पुच्छल तारा थोड़ा सा ऊपर साइड में है, जैसे इसको सूर्य है, यहाँ पर सब घूर्णन कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर साइड में घूर्णन कर रहा होगा, मतलब इस तरीके से ऊपर साइड में। ठीक है, तो इसलिए ये किसी की कक्षा नहीं काटता। ग्रहों का नीचे साइड है, पुच्छल तारा ऊपर है। ठीक है, ऊपर है या नीचे है, जो भी हो। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है, याद रखिएगा। टाइको ने पुच्छल तारे की खोज की थी। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा 6700 वर्ष में दिखाई देता है। काहुतेक। ठीक है, हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है। यह 3 फरवरी 2062 में दिखेगा, जबकि इससे पहले 9 फरवरी 1986 में दिखा था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है, और इससे पहले मतलब कि पहले दिखा था 1986 में, और इसके बाद दिखेगा 76 वर्ष बाद, यानी कि 2062 में। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, पहले बात तो टाइको ने खोज की थी, पुच्छल तारे की खोज टाइको ने की थी। उसके बाद क्या हुआ? सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा जो है वह 7600 वर्ष में एक बार दिखता है। काहुतेक। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 फरवरी 1962 में दिखेगा। इससे पहले कब दिखा था? 86 में। चलिए, धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग होता है। नाभि, यह धूमकेतु की मुख्य अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थ से मिलकर बना है। कोमा, देखिए ये इस तरीके का मान लीजिए ऐसे टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया नाभि, यह हो गया कोमा, और यह पूंछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया कि नाभि यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ या अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। कोमा यह धूमकेतु का कोमा जो है शीर्ष भाग है। यह नाभि तो बीच में होता है, सॉरी गलत बता दिए थोड़ा, जैसे ये बीच वाला नाभि होगा और इस तरह से पूंछ होगा। ठीक है, तो ये नाभि है, यह कोमा है। ठीक है, नाभि बीच में होता है। यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिससे जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। पूंछ यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैस के अवशेष होते हैं। ठीक है, टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी ने क्या बताया? कि सूर्य जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वह सूर्य को ही बताया था कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो गलत बताया था। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। किसने की? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की, और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसने सही बताया, टॉलमी ने गलत बताया था। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जबकि सूर्य के करीब तो इनकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है,
तो टॉलमी ने सबसे पहले तो गलत बताया कि सूर्य चारों तरफ घूमता है पृथ्वी के। उसके बाद कॉपरनिकस आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। कैप्लर आए और ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत था? कि वह एक दीर्घवृत्ताकार, यानी कि इस तरह का जो पाथ होता है उसको दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं, इस तरह का। तो इसमें घूमते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ सूरज है, यहाँ पृथ्वी है, तो यह ग्रहों का सिद्धांत क्या दिया? सबसे पहले तो यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, और जब सूर्य करीब आता है, जैसे कि यहाँ पर तो अभी दूर है, यहाँ पर अगर आएगा सूर्य तो इसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य के करीब आएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। दूर जाएगा तो गति कम हो जाएगी। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध किया। तो यह जो सिद्धांत केपलर ने दिया था उसको सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। तो रेड शिफ्ट के बारे में हम आपको शायद किसी वीडियो में बताए होंगे इसी रिवीजन सीरीज में। तो हब्बल नामक दूरबीन जो था वह ब्रह्मांड के विस्तार होने का पता चलता है, यानी कि दिखाई देता है कि किस तरीके से स्टार जो है वह पहले ब्लू दिखता था लेकिन अब वह धीरे धीरे रेड दिख रहा है। तो जो स्टार रेड दिखने लगे इसका मतलब यह है कि वह दूर जाता जा रहा है। जब कोई चीज़ दूर रहता है तो वह उससे अगर प्रकाश आ रहा है उसमें से, तो वह ब्लू कलर तो स्कैटर हो जाएगा और रेड कलर हम लोगों को दिखाई देगा। जैसे कि सुबह का सूरज जो होता है सुबह और शाम में जिस तरीके से दिखता है, दूर जाने के बाद वह लाल लाल दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वह करीब रहता है तो कैसा दिखता है? आसमान जो है वह नीला दिखाई दे, नीला नहीं मतलब जो भी स्काई ब्लू कलर का दिखता है। तो यह दूरदर्शी बनाकर गैलीलियो ने सिद्ध किया था। और दूरदर्शी कौन सा था? हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तार होने का पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल है तथा 19% स्थल है, ठीक है। तो ये पता है हम लोगों को, इसमें कुछ खास बात नहीं है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक यानी 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5, अगर आप मिट्टी को उठाएंगे तो वो 5 ग्राम होगा, ठीक है। यह लेकिन केवल ऊपरी परपट्टी का नहीं है, यह सबसे मतलब सबको मिलाने के बाद होगा। तो आप बस इतना याद रखें कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। इसके अलावा शनि, शुक्र, वरुण पर सक्रिय बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी किस किस ग्रह पे मिलते हैं याद रखिएगा। तो यह कौन कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, शुक्र और वरुण है, ठीक है। शुक्र और वरुण है, बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। अगर इंग्लिश में बताएं तो जुपिटर, सैटर्न, वेनस और जुपिटर, सैटर्न और ये लास्ट वाला कौन सा होता है? वरुण। वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, तो वो याद रखिएगा। तो बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण पे और पृथ्वी पे भी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अंदर वाला ग्रह में 2 है, पृथ्वी और शुक्र, ठीक है। और बाहर वाला जो ग्रह है उसमें 3 है, बृहस्पति, शनि और वरुण, ठीक है। इस पर क्या मिलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब नहीं, जियोड कहना चाहिए, या ग्लोब भी कहा जा सकता है, ठीक है। पर पृथ्वी की आकृति अगर पूछे तो जियोड बताइएगा, ठीक है। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया शायद, 1 मिनट। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, ठीक है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मान लीजिए कि पृथ्वी इस तरह की है, ठीक है। सॉरी, ऐसे टाइप का है, ठीक है। ध्रुव थोड़ा सा ऐसे। तो यह जो है यह विषुवत है, तो विषुवत तो थोड़ा बड़ा रहेगा ही। तो वह कितना है? 12,756, ठीक है। जबकि अगर हम ऐसे लेंगे ध्रुवीय व्यास, ध्रुव से ध्रुव मिलाएंगे तो 12,714। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 49 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल से 66.5 झुकी हुई। तल से का क्या मतलब हुआ?
जैसे कि देखिए दोनों डिग्री को अगर मिलाएंगे तो ऐसे अगर हम देखें तो यह कितना है, यह 90 डिग्री होगा। तो अगर यह 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं इतना झुकी हुई है 23 डिग्री, ऐसे है पृथ्वी का इस तरीके से, ठीक है। तो यह अक्ष, यहाँ पर यह अक्ष है, ठीक है। तो अगर ये इतना झुकी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री कितना होगा, 66 हाफ, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23.5। तो यही बता रहा है। चलिए घूर्णन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है और एक घूर्णन 24 घंटे में पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड। किसी को अगर बहुत अच्छे से याद करना है तो 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि पहली बात तो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा का सारा ग्रह जो है वह पश्चिम से पूरब ही घूमता है, केवल 2 को छोड़ के। 2 कौन सा है, वेनस और अरुण, ठीक है। यानी वेनस यानी शुक्र और वरुण नहीं अरुण, ठीक है। हाँ, यानी कि पीछे से दूसरा आगे से दूसरा, ठीक है। तो वह दोनों क्या है, वह पूरब से पश्चिम घूमता है, लेकिन बाकी सब कितना क्या है, वह पश्चिम से पूरब घूमता है। तो अक्ष पर कितने की चाल से घूमता है, तो यह है 1610 किलोमीटर की चाल से, यानी 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यह घूमता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है ये याद रखिएगा। दिन और रात का होना, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात का होता है। समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। ज्वार भाटा क्या होता है आपको पता है, मतलब कि पानी का जो समुद्र से छलकना जिसको कहते हैं, तो ज्वार भाटा होना और कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ठीक है। कोरियोलिस बल क्या होता है, जब पृथ्वी जो घूमती है तो घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये तो घूमेगी तभी कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। अब परिक्रमण देखते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। तो यह पूरा इस तरीके से आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन 165 दिन 6 घंटे में पूरा होता है, पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी जितना समय में सूरज का चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे परिभ्रमण के कारण, यानी कि रोटेशन घूर्णन के कारण देखे थे, और ये परिक्रमण के कारण देखते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो वह परिक्रमा जो करती है सूर्य के चारों तरफ उसके कारण होता है, ठीक है। हालांकि ऋतु परिवर्तन में केवल यही कारण नहीं है कि वह घूमने के कारण, बल्कि वह उसमें जो पृथ्वी पर अक्ष पर जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री उसके कारण भी होता है, ठीक है। दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, दिन की अवधि जो होती है वह भी बड़ा छोटा किस लिए होता है, इसी के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, और साथ ही अक्ष पर झुका हुआ इसके कारण भी होता है, ठीक है। ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होना, यह भी इसी के कारण होता है। ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने की रात होना, यह भी परिक्रमण के कारण होता है, और अक्ष पर झुके हुए होने के कारण। तो जो भी चीज़ परिक्रमण के कारण हो रहा है वह अक्ष पर झुके होने के कारण भी हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रहों के नाम, सूर्य की परिक्रमा यानी कि घूर्णन और परिभ्रमण, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, यानी कि एक साल कितने में होता है और एक दिन कितने में होता है, ठीक है। जैसे बुध पर देखें तो 88 दिन का एक मतलब 88 दिन में वह सूर्य का चक्कर लगा लेती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गोल सा बना देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सूर्य का चक्कर लगा रही है, और यहाँ पर अपने एक्सिस पे, ठीक है। सॉरी, इससे तो नहीं समझ में आएगा, एक सेकंड। ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और ये खुद का चक्कर लगा रही है। तो बुध जो है 88 दिन में, ठीक है। तो आप पहले एक लाइन से याद कर लीजिए, बुध 88 दिन में, शुक्र कितने दिन में, शुक्र जो है 225 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 600
687, ठीक है, मतलब 687 दिन में। बृहस्पति 11 यानी 12 वर्ष ले लीजिए, 11 याद करने की ज़रूरत नहीं है। 12 वर्ष में, शनि जो है 29 वर्ष में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बुध 88 दिन, शुक्र जो है वह 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल जो है वह 687 दिन, बृहस्पति 12 वर्ष, शनि 29 वर्ष, ठीक है, शनि 29 वर्ष, अरुण जो है वह 84 वर्ष और वरुण जो है वह 164 वर्ष, ठीक है, यानी 165 भी ले सकते हैं इसको। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले 88 दिन, ठीक है, उसके बाद वेनस जो है 255, 365 पृथ्वी, मंगल जो है 687, बृहस्पति के बाद देखिए वर्ष में आ जाएगा तो 12 वर्ष, शनि 29 वर्ष, अरुण जो है वह अरुण 84 वर्ष और वरुण जो है 164 यानी 165 वर्ष में कंप्लीट करती है, ठीक है। तो यह जैसे जैसे बुध से मतलब दिन मतलब कि आगे बढ़ता जाएगा तो दिन भी बढ़ता जाएगा घूमने का, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वह जो पाथ होगा वह बड़ा हो जाएगा तो टाइम लगेगा उसको घूमने में। चलिए, लेकिन दिन के मामले में क्या होगा कि वह लगभग ऐसा होगा कि वह घटता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे बुध का क्या है, वह 59 दिन में घूम लेती है, अपना दिन पूरा कर लेती है। 59 दिन में दिन का एक दिन होता है। उसके बाद शुक्र जो है 243, इसका थोड़ा सा मतलब अजीब है, 243 दिन लगता है, ठीक है। इसको अपना एक दिन पूरा करने में 243 दिन लगता है। मतलब पृथ्वी के हिसाब से अगर हम देखें तो 249 दिन। घड़ी की सुई के विपरीत चलती है। हम बताए थे कि बाकी सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है या पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो 59 दिन, 243 दिन, 24 घंटे पृथ्वी पर, मंगल पर भी 24.6 यानी 24 घंटे ही, बृहस्पति पर 9 साढ़े 9 घंटे, ठीक है, शनि पर 10.5 घंटा आसपास और अरुण पर 17 घंटा, वरुण पर 16 घंटा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 59 दिन, 243, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, 9.5 घंटे, 10.5 घंटे और 17 घंटे, 16 घंटे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उपसौर पेरीहेलियन। जब सूर्य पृथ्वी चलिए इसको हम बता देते हैं पेरीहेलियन क्या होता है। ऐसे पता नहीं एपीहेलियन के बारे में क्यों नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं दिया है तो हम बता देंगे। पेरीहेलियन, जब सूर्य पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब यह घटना प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं तो यह है पृथ्वी का पाथ, ठीक है, यहाँ है सूरज, ठीक है, यहाँ है पृथ्वी। तो यह क्या बोल रहा है, जब पृथ्वी दूरी घट जाती है, ठीक है, एक बार यहाँ पर रहेगा, एक बार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यह इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यह सेकंड वाला घटना है यानी 1 नंबर या 2 नंबर, इसको कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर, ठीक है। जब घट जाती है उसे उपसौर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एपीहेलियन या अपसौर, ठीक है, अपसौर या एपीहेलियन। इसको पेरीहेलियन कहते हैं, इसको एपीहेलियन कहते हैं। याद रखिएगा पी से है या ए से है, ठीक है। और इसको तो आप समझ गए। यह घटना कब होता है, यह 3 जनवरी को होता है, पेरीहेलियन, ठीक है, यानी 3 जनवरी को। और दूसरा वाला जो घटना है यह इधर एपीहेलियन वाला, यह 4 जून को होता है, ठीक है, 4 जून को होता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं और यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपसौर भी अभी हम इसमें फिर से डाल दिए क्योंकि इसमें अपसौर वाला थोड़ा कहीं कट गया था। तो उपसौर तो आप समझ गए। उपसौर जो होता है सबसे जब करीब होता है, ठीक है, मतलब जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वह घट जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं। लेकिन जब बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपसौर कहते हैं या एपीहेलियन कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पी, आप इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे तो देखिए पी से पेरीहेलियन होता है और पी से पास भी होता है। तो अगर दूरी घट गई यानी पास हो गया तो इसको क्या कहेंगे, पेरीहेलियन कहेंगे। और जब दूरी बढ़ जाती है तो उसको एपीहेलियन। एक अगर याद रहेगा तो दूसरा आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है।
और पास रहेगा तो क्या होगा, कम, यानी 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी। और दूर रहेगा तो 4 जुलाई, दूर मतलब कि अगर आप इसको भी देखें तो दूर है। इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक बना के उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये एक थोड़ा इसमें नज़दीक हो गया ज़्यादा, चलिए फिर से बना देते हैं। ये है, मान लीजिए इससे ऐसे, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये क्या है, ये पेरीहेलियन है, ये एपीहेलियन है, ठीक है। इस दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, एपिसाइड लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये दूरी कितना रहता है ये भी याद रखिएगा। उपसौर के टाइम में 14.7 करोड़ दूरी रहता है सूरज से लेकर पृथ्वी का, और जब एपीहेलियन रहता है यानी कि दूरी जब पृथ्वी के साथ रहता है तो वह 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब 15.21 करोड़ रहता है। आगे देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वह लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। अभी हम लोग देखे थे 14.96 किलोमीटर, यानी 14.7, 15.21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, ठीक है। जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में कितना लगता है, 1.8 सेकंड, यानी 1.25 सेकंड लगता है, ठीक है। तो जो चंद्रमा है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए वह 1.8 सेकंड में आ जाता है, ठीक है। और सूरज से बहुत दूर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो वहाँ से आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। और इसी को, ये जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है उसको ही खगोलीय इकाई कहते हैं। आगे हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ का तापांतर अधिक होता है। दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है, रात की रानी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। तापांतर अधिक होता है क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तापांतर मतलब ताप के बीच में अंतर, यहाँ ताप के बीच में अंतर कितना हो गया, 280 डिग्री के आसपास हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे, क्रेटर बन गए हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बे के समान दिखता है। वायुमंडल के अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी। साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकंड, 1.25 सेकंड लगता है। 1.3 सेकंड या 1.8 सेकंड भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। तो देखिए, वायुमंडल के अभाव के कारण होता क्या है कि वहाँ पर उल्कापिंड, जो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, तो उल्कापिंड गिरता है और वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वह चूर नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता है, डायरेक्ट आके गिर जाता है, ठीक है। तो उससे क्रेटर यानी बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। और इस क्रेटर में, इस गड्ढा में जो है प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वह कहते हैं कि चांद में दाग है, ठीक है, धब्बा के समान वह दिखाई देता है। उसके बाद वायुमंडल के अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि तो उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो मीडियम चाहिए वो नहीं है जाने के लिए, उस ध्वनि को जाने के लिए जो मीडियम चाहिए वो नहीं है, वायुमंडल होना चाहिए। तो आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। प्रकाश आने में 1.3 या कहीं कहीं पर 1.8 भी लिखा होता है। अब अपभू और उपभू पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए,
ये जैसे हम लोग यहाँ पर सन पढ़े थे और यहाँ पर पृथ्वी, तो इसमें हम लोग पढ़े थे पेरीहेलियन एपीहेलियन। उसी तरह मान लीजिए यह धरती है, ठीक है, एक सेकंड, ये धरती है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, मून, ठीक है। मून का फोटो थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, गड़बड़ बन गया, ठीक है। तो ये अपभू मतलब होगा जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाए, तो यह जब अधिकतम दूरी रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, अपभू, और जब कम दूरी रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, पेरीग्यू, पेरीग्यू या उपभू, ठीक है, उपभू, सॉरी ये हो जाएगा उपभू और यह हो जाएगा अपभू, ठीक है। तो यह चंद्रमा के बारे में है, उससे पहले हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुपर मून किसे कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है और बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपर मून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। तो जब यह पूरा 59% भाग दिखने लगता है तो उसी को सुपर मून कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाए और बहुत बड़ा सा दिखने लगे, तब इसको सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा की कला, फेजेस ऑफ मून। चंद्रमा का जो 59% भाग दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है, जिसे कलाएं कहते हैं, ठीक है। तो फेजेस क्या है कि वह जो कभी देखेंगे कि चंद्रमा जो है अलग अलग आकार का दिखता है, कभी बिल्कुल ऐसा, ठीक है, फिर कभी ऐसा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है तो देखिएगा, फिर कभी ऐसा, ठीक है। तो यह जो अलग अलग कला मतलब इसमें फेज दिखता है उसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या, न्यू मून। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता, उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार सूर्य ग्रहण मतलब लगेगा ही, लेकिन अमावस्या उसको कहते हैं जिस दिन की चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो चंद्रमा दिखाई देगा तो उसी को नया मतलब न्यू मून कहते हैं। मतलब उसके बाद से नया मून शुरू होने वाला है। पूर्णिमा किसको कहते हैं, जब पूरा चांद दिखाई दे रहा होता है। जिस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, वह पूर्णिमा के दिन लगता है। अब थोड़ा सा हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सन है, ठीक है, यहाँ पर मून है और यहाँ पृथ्वी है, ठीक है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो यह क्या होता है, पूरा का पूरा रोशनी जो है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रोशनी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग नहीं मानते कि कोई ग्रहण लग रहा है, इसलिए हम सूर्य को ही बोल देते हैं कि सूर्य पे ग्रहण लगा है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत क्या होता है, ये सन है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर मून है, ठीक है। अब क्या होगा, मून तो छोटा है, अब इस पे क्या होगा, इस पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, आगे हम लोग देखेंगे कब कैसा होता है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस्या से अगली अमावस्या में 28 दिन का अंतराल होता है, ठीक है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा में, यानी 14 दिन के बाद पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा के 14 दिन बाद अमावस्या आएगा, अमावस्या के फिर 14 दिन बाद पूर्णिमा आएगा, तो 28 दिन का अंतराल हुआ। शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यानी कि अमावस्या से जो पहले क्या होगा, पहले अमावस्या आएगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर पहले अमावस्या आया, फिर पूर्णिमा आएगा, फिर क्या होगा, अमावस्या आएगा, ये 14 दिन बाद, फिर ये 14 दिन बाद, ठीक है। तो इस अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष कहेंगे। पूर्णिमा से और फिर अमावस्या के पक्ष को टाइम को क्या कहेंगे, या कृष्ण पक्ष कहेंगे। क्योंकि इसके बाद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि चंद्रमा जो है वह धीरे धीरे घटना शुरू होगा, मतलब कि छोटा होना शुरू होगा, ठीक है।
अमावस्या के दिन काला रहता है पूरा चंद्रमा, मतलब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वह निकलना शुरू होता है धीरे धीरे, ठीक है। आप देखेंगे कि आकार बढ़ता जाएगा, तो वह पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकल जाएगा। तो इस टाइम को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, मतलब चंद्रमा काला दिखाई देने का धीरे 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 धीरे। तो उसको क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब भी होता है काला, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष आपको पता चल गया। अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है और 14 दिन बाद चांद पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है, ठीक है। तो नोट क्या रखना है? शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। तो शुक्र और बुध जो है वो दोनों के अभी हम लोग चंद्रमा के जैसा ही कलाएं देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा में हम लोग कलाएं हम लोग समझ गए थे कि वो जो डिफरेंट साइज का दिखता है, तो वो चीज़ हम लोग बुध और शुक्र में भी देख सकते हैं। हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन भी पूरा कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमेशा हम लोगों को चंद्रमा का एक ही पार्ट दिखता है। क्यों भाई? तो यह पृथ्वी है, यह घूर्णन कर रही है। जितना टाइम इसको अपने अक्ष पे घूर्णन करने में लगता है, उतना ही टाइम चांद को भी अपने अक्ष में घूर्णन करने में लगता है, ठीक है। तो हर बारी क्या है कि एक इंसान जो मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है और एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो वो इधर से घूम के जाएगा, इधर आएगा, वो भी उतने ही टाइम में फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसको हमेशा एक ही जो है वह आदमी उतने ही टाइम के बाद दिखने लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा आधा पार्ट ही दिखाई देता है, पूरा कभी भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे, दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 28 दिन का ही साइकिल है। हम लोगों का साइकिल कितना रहता है? 30 दिन का रहता है, मतलब कि 30 दिन का हमारा महीना होता है, लेकिन चांद पर महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही महीने में दो पूर्णिमा आ जाए। तो पहले को पूर्णिमा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगस्त 2012 फुल मून पूर्णिमा तथा 2 अगस्त 2012 को फुल मून था और 29 अगस्त 2012 को ब्लू मून था। यानी पहला वाला पूर्णिमा को पूर्णिमा या फुल मून कहेंगे, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। तो एक ही महीने में जब ऐसा पड़ जाता है तब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव लाइका नामक कुत्ता था, याद रखिएगा, लाइका नामक कुत्ता। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। ये लोग चंद्रमा की जिस जगह पर गए उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहते हैं, ठीक है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले लाइका गया था, ये तो आपको पता ही होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम याद होगा, लेकिन ये एडविन एंडलिन का नाम नहीं याद होगा। 12 अगस्त 1969 यह भी ज़रूर याद रखिएगा। 12 अगस्त ना भी याद रहे, 1969 याद रखिएगा। अपोलो यान याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला लाइका कुत्ता गया था 1969 में अपोलो यान द्वारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एंडलिन गया था। जिस जगह पर वो पैर रखे थे उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। तो हमको लगता है कि अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और अभी काफ़ी तो नहीं है, थोड़ा ही है, तो कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक और पार्ट आएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मतलब फिर अभी तो एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम लोग इस पार्ट के बाद क्वेश्चन आंसर भी इसका देखेंगे और काफ़ी सारा क्वेश्चन आंसर होगा MCQ फॉर्म में, तो उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा लंबा तो चला गया, लेकिन जो लोग इसको पढ़ चुके हैं वह एग्ज़ाम टाइम रिवीजन का एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग केवल जो शॉर्ट पॉइंट होगा, जो कि एकदम एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ के जाने वाला, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।